नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज पुनः फ्रांस सुर्खियों में आया है। पिछले कुछ दिनों से फ्रांस पुनः सुर्खियों में आया है। उसका कारण वो खुद का है कि वो अपने देश में उभरते हुए कट्टरवाद और अलगाववाद के खिलाफ एक विधेयक अपने यहाँ पास करने वाला है, जो कुछ समय में कानून बन करके लागू हो जाएगा। साथियों, फ्रांस में जब से पेरिस नीस हमला हुआ है, तब से वो अपने यहाँ लगभग 50 से अधिक मस्जिदों में जांच करवा रहा है कि वास्तव में ये कट्टरवाद कहाँ से उत्पन्न होता है। बात है कि फ्रांस में जो भी निवास करने वाले हैं, निवासी फ्रांस में लगभग 6.5 करोड़ आबादी उनकी अपनी नागरिकों की है। ये जो नया विधेयक उसके यहाँ पास होने वाला है और कुछ दिनों में कानून बन जाएगा, उसका सीधा असर वहाँ के रहने वाले 6.5 करोड़ आबादी में से 50 से 60 लाख 55 से 60 लाख जो इस्लामिक मान्यता को मानते हैं मुसलमानों के ऊपर सीधा उसका प्रभाव पड़ेगा। साथियों, फ्रांस में 9 से 10% उसकी कुल आबादी का 9 से 10% मुसलमानों की आबादी है। फ्रांस में इस समय लगभग छोटी बड़ी मिलाकर के 2000 से अधिक मस्जिदें हैं, जो मस्जिदों में लगभग मस्जिदों में मदरसे का संचालन होता है। नए कानून के तहत जितने भी पूजा स्थल है, मस्जिदें हैं, वो पूजा स्थल के रूप में पंजीकृत होगी और वहाँ के न्यायाधीश को ये अधिकार मिलेगा कि वो कट्टरता फैलाने वाले व्यक्ति को मस्जिद में जाने से रोक सके। साथियों, फ्रांस में जितने भी मुसलमान हैं वो सब अप्रवासी मुसलमान हैं, बाहर से हैं, यानी बाहर से रहने वाले हैं। वहाँ पर जो अपने देश में गृह युद्ध से प्रभावित थे 1960-70 के दशक में अल्जीरिया और अफ्रीका जैसे देशों से फ्रांस में जाकर के वो शरण लिए हैं, वो वहाँ पर उनको शरण मिली है। लेकिन वही धीरे धीरे कट्टरता की ओर चले गए, जिससे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को ऐसा विधेयक ले आने के लिए मजबूर करना पड़ा। साथियों, ये समझना चाहिए कि हमारे एशिया में भी हमारे बगल एक देश है म्यांमार में 2017 में से वहाँ भी पलायन जारी है। और ये एशिया के मिडिल ईस्ट में भी, विश्व में एशिया के मिडिल ईस्ट में भी जो निवास करने वाले हैं मुसलमान, असुरक्षा महसूस करके वो गृह युद्ध के कारण या बाहरी हमले के कारण वो किसी ऐसे देश में, सुरक्षित देश में जाना चाहते हैं जो स्वयंभू इस्लामिक देश ना होकर के गैर इस्लामिक देश हो। अब इसका संबंध भारत से भी है। साथियों, भारत में भी 2018 में भारत में भी रोहिंग्या मुसलमान कुछ संख्या में म्यांमार से आए। तो रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर बसाया गया। 2018 में विधानसभा में प्रश्नकाल में वहां की विधानसभा में ये आया कि अभी 6523 रोहिंग्या जम्मू कश्मीर प्रदेश में है, जिसमें 5000 के लगभग जम्मू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बसाया गया है। इसका सीधा संबंध जम्मू की डेमोक्रेसी, जो हिंदू बहुल्य है, उसकी डेमोक्रेसी जनसांख्यिकी को चेंज करना था। इनका बसाने का पूरा षड्यंत्र वही कुफ्र काफिर से गर्भ से शोषित षड्यंत्र था। साथियों, कट्टरता क्या वास्तव में कट्टरता से परेशान होकर के अधिकांश देश इस तरीके का कानून लाने के लिए बेबस हुए हैं क्या? आपको जानना चाहिए, हम सभी को। ये मैं पढ़ रहा था तो ऐसी जानकारी मुझे भी मिली कि हमारे यहाँ जो पश्चिम में, हमारे भारत के पश्चिम में देश हैं, जिसे भारतीय महाद्वीप कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल ऐसे देश हैं। इसमें से 99% से अधिक लोग या तो जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सनातन परंपरा को मानते हैं। और इस देश में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज भी बहुलतावादी सनातन संस्कृत को मानते थे, जो 8वीं शताब्दी में
में अरब के आक्रमणकारियों के कारण लालच में आकर के या भय से धीरे-धीरे इस्लाम को अपना लिया था। लेकिन वो लोग इतने धीरे-धीरे अपने में इतने कट्टर होते चले गए कि वो सनातन संस्कृति से पूरी तरीके से कट गए और उनके मन में अपनी बहुलतावादी संस्कृति के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ इतना विषाक्त भरा गया, कट्टरता भरा गया कि 1947 में रक्त रंजित भारत का विभाजन करना पड़ा। ऐसा ही आपको भी देखने को मिलेगा कि 2017 से में जैसे कई सारे सेकुलर देश हैं अपना मध्य एशिया में, सऊदी अरब से लेकर के इराक, ईरान और टर्की देशों ने और भारत जैसा देश और जितने सेकुलर वामपंथी उदारवादी देश हैं, इन्होंने म्यांमार के ऊपर आरोप लगाया कि म्यांमार की सेना, म्यांमार की सरकार की गलत नीतियों की वजह से वहाँ के लोग शरण लेने के लिए विवश हुए हैं। लेकिन विश्व की नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की आंग सान सू ने अदालत में, यूएनओ की अदालत में इसका बखूबी से एक्सपोज किया है कि ऐसा नहीं है। 2017 से 2015 से वहाँ पर आतंकवाद अपने चरम पर था, जिसके कारण आतंकवादी बार बार हमलों के कारण म्यांमार की सेना को इस तरीके से कार्रवाई करनी पड़ी। जैसा भारत में भी 1980 से और 90 के दशक में इसी कट्टरता की वजह से कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं का लगातार नरसंहार होता रहा, जिसकी वजह से 5.5 लाख से अधिक कश्मीरी हिंदू को अपनी मूल सभ्यता, अपनी मूल संस्कृति को बचाने के लिए अपने घर को छोड़ करके पलायन लेना पड़ा। उसी का नतीजा आज भी है। साथियों, हमारे देश में फ्रांस तो 55 से 60 लाख अब प्रवासियों की वजह से परेशान है। हमारे देश में 7 से 8 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं, वो निवास कर रहे हैं इस देश में। तो सोचिए कि हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। 3 साल पहले बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी थे, जिसको पहले बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार में शरणार्थी शिविर में उनको शिफ्ट किया। वो पूरे बांग्लादेश में नहीं बसाए, उनको शिफ्ट किया। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चारबांध द्वीप के किनारे उनको बसाया गया, जहाँ पर भोजन, पानी, कपड़े, आवश्यक वस्तुओं का विशेष अभाव है। और कई सारी रिपोर्टें ये भी बताती हैं कि वो दुर्गंध इलाका है जिसमें इन रोहिंग्याओं को शरण दिया गया। और रोहिंग्या की महिलाओं के साथ वहाँ के जो लोकल मजदूर हैं उनसे यौन उत्पीड़न भी होना पड़ा, यौन उत्पीड़न के भी वो शिकार हुए। लेकिन सेकुलर और वामपंथियों, अगर यही भारत में हुआ होता जो बांग्लादेश में हुआ है शरणार्थियों के खिलाफ, इन शरणार्थियों के साथ अगर भारत में होता तो ये लोग सारा भारतीय सरकार को, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार को, ये लोग इस्लाम विरोधी या शरणार्थी विरोधी घोषित करके इनके खिलाफ आंदोलन शुरुआत कर दिए होते। लेकिन वो बांग्लादेश में बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या वास्तव में हम सबको ये समझना चाहिए कि कट्टरता से छुटकारा हमको कैसे मिल सकती है? इसका एक विशेष तो हल निकालना ही पड़ेगा। जब तक ये जो हैं रहने वाले लोग, जब तक ये अपनी मध्यकालीन विचारधारा को छोड़ करके आधुनिक विचारधारा का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये कट्टरता एक समस्या बनती रहेगी। साथियों, म्यांमार तो आज एक कानून ले आया है, म्यांमार अपना एक विधेयक पास कर दिया है उसने। अब हमको मांग करनी चाहिए कि भारत सरकार को भी जो ये 7 से 8 करोड़ हमारे देश में विभिन्न इलाकों में, और जो रोहिंग्या लगभग 40 से 45 हज़ार विभिन्न इलाकों में इनको स्थापित कर दिया गया है, इनको भी एक शरणार्थी शिविर बना करके उसमें रखना चाहिए, जब तक इनकी अपने देश की समस्या हल नहीं हो जाती है। लेकिन ये जितने रोहिंग्या हैं या जो इस्लामिक देशों से दूसरे देशों में शरण लेने जाते हैं, वो सबसे सुरक्षित देश गैर इस्लामिक देश को ही मानते हैं, इस्लामिक देश को नहीं मानते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो